स्कैम्स यानी घोटाले, आपने इनके बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कैम 2003 की, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम था, जिसने एक रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले व्यक्ति को पल भर में ही करोड़पति बना दिया। और एक बार तो इस व्यक्ति ने एक बार डांसर पर एक ही दिन में 90 लाख रुपए उड़ा दिए थे और उसको पल भर में ही देश के सबसे अमीर बार डांसर बना दिया था। इसके नीचे 350 से भी ज्यादा MBA ग्रेजुएट्स काम करते थे। इस व्यक्ति ने लगभग 18 स्टेट्स, 52 बिल्डर्स, 48 बैंक और 61 कंपनीज को अपना क्लाइंट तक बना रखा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अब्दुल करीम तेलगी के स्कैम के बारे में, जिसने पूरे देश के जुडिशरी सिस्टम को हिला कर रख दिया। आइए जानते हैं क्या है 2003 का स्कैम। ब्रिटिश टाइम में भी ये काम होता था, अभी भी हो रहा है, आगे भी होगा। नया कुछ नहीं है, ओनली पर्सन्स हैव चेंज्ड, बिजनेस इज सेम। Telecast a narco analysis tape of Abdul Karim Telgi, the main scamster in the Telgi scam. In that narco tape, स्टैम्प के लाइसेंस के समय रेलवे ने खुद बयान में कहा कि उनको उन्होंने 10 लाख रुपए दिए। You challenge at me in the central jail that आप इसको बंद नहीं कर सकते। I will ensure that you remain in the jail. अपराधी को कुछ नहीं होता, बस छोटे मोटे प्यादे को जज के सामने पेश कर दिया जाता है। कहानी की शुरुआत होती है खानापुर से, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। खानापुर में रहने वाले लाड साहब तेलगी के घर में जन्म होता है अब्दुल करीम तेलगी का। लाड साहब तेलगी इंडियन रेलवेज में एक हम्बल वर्कर की जॉब किया। परिवार में गरीबी के कारण उनका रहन सहन ज्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन जब अब्दुल 7 या 8 साल का था तो उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, जिसके कारण अब्दुल और उसका भाई रेलवे स्टेशन पर जाकर ही फ्रूट बेचना चालू करते हैं। अब्दुल का मन बचपन से ही पढ़ाई में काफी ज्यादा लगता था, जिसकी वजह से वह रेलवे की कैंटीन में पार्ट टाइम जॉब करते हैं ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्च निकाल सके। 1984 में जाकर तेलगी अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, जिसके बाद वह नौकरी की तलाश में मुंबई चले जाते हैं। वहां जाकर वह एक गेस्ट हाउस में मैनेजर की नौकरी करते हैं। कुछ समय बाद वहां पर उनकी मुलाकात होती है सायदा बेगम से और 1987 में इन दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन तेलगी अपनी लाइफ से अभी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं था, जिसकी वजह से वह मिडिल ईस्ट जाने का फैसला करते हैं और सऊदी अरब में काम की तलाश के लिए चले जाते हैं। कुछ सालों तक सऊदी में काम करने के बाद भी अब्दुल की ऊंचे सपनों की उड़ान अभी भी नहीं रुक रही थी, जिसकी वजह से वह वापसी मुंबई जाने का फैसला करते हैं, लेकिन एक सॉलिड बिजनेस प्लान। 1980s ये वो टाइम था जब हिंदुस्तान से काफी सारे लोग मिडिल ईस्ट में काम करना चाहते थे, क्योंकि उस समय मिडिल ईस्ट काफी तेजी से डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ काम और पैसा दोनों था। उस जमाने में अगर आपको बाहर जाना होता था तो आपको एक ट्रैवल एजेंट को अपॉइंट करना ही पड़ता था, और यहाँ बनती है तेलगी की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। वह मुंबई क्राउडफंड मार्केट में अपनी ट्रैवल एजेंसी खोलता है और लोगों को मिडिल ईस्ट भेजना चालू करता है, और धंधे को और भी अच्छा करने के लिए इसने इल्लीगल काम करने भी शुरू कर। जो लोग लीगल तौर पर बाहर नहीं जा पाते थे उन लोगों को वह इल्लीगली बाहर भेजता था, डॉक्यूमेंट फोर्जरी के जरिए। और उस वक्त ये फेक डॉक्यूमेंट्स बनाना तेलगी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, जिसके दम पर उसने हजारों लोगों को मिडिल ईस्ट में भेजा। अगले कुछ सालों में तेलगी ने इस बिजनेस से काफी अच्छा पैसा बना लिया था, और 1993 में पुलिस अब्दुल करीम तेलगी के ट्रैवल ऑफिस पर छापा मारकर उनको अरेस्ट कर लेती है। चार्जशीट जारी होती है, उसके बाद तेलगी को जेल में भेज दिया जाता है, और यहीं से शुरुआत होती है तेलगी की असली जिंदगी की। यह वो जगह थी जो तेलगी की जिंदगी को पल भर में बदल के रखने वाली थी। जब तेलगी जेल पहुंचता है तो उसकी मुलाकात होती है राम रतन सोनी से, जो उस वक्त पर फोर्जरी ऑफ रेवेन्यू स्टैम्प के तहत सजा काट रहा। रतन सोनी और तेलगी उस वक्त पर एक ही सेल में थे, जिसकी वजह से उनकी काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। और अब यह वह समय था जब तेलगी को सोनी एक नया बिजनेस प्लान के बारे में बताते हैं, ऐसा बिजनेस प्लान जिसमें अंधा पैसा था। वो प्लान था स्टैम्प पेपर फोर्जरी का, और उसे ये भी बताते हैं कि अगर उसे अंधा पैसा कमाना है तो स्कैम भी उतना ही बड़ा करना होगा। तो देखो, अब एक स्टैम्प पेपर इंडिया के हर एक लीगल वर्क में यूज किया जाता है। यह स्टैम्प पेपर कोर्ट, लीगल प्रोसेसिंग, एफिडेविट, पावर ऑफ अटर्नी और प्रॉपर्टी के लेन देन जैसी चीजों में यूज होते हैं। इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होने की वजह से जो इसका रॉ मटेरियल होता है वो भी बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिव होता है। इसका पूरा प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हाथों में होता है, और यह सिर्फ पोस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसेस, कोर्ट्स और जो गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड वेंडर्स होते हैं उन्हीं के पास इनको बेचने की परमिशन होती है। अब जब ये दोनों जेल में होते हैं तो तेलगी को सोनी समझाता है कि हमारे देश का सबसे पिछड़ा वो डिपार्टमेंट है स्टैम्प पेपर डिपार्टमेंट, और यही वो डिपार्टमेंट है जहाँ कोई ध्यान नहीं देता। ऊपर से सोनी के काफी अच्छी जान पहचान गवर्नमेंट से लेकर पॉलिटिशियन तक थी,
जिसकी वजह से उनको पकड़े जाने का खतरा भी कम था। अब 1994 में तेलगी और सोनी दोनों ही जेल से बाहर आते हैं और वो बाहर आकर धंधा चालू करते हैं नकली स्टैम्प पेपर का। अब इंडिया में स्टैम्प पेपर बेचने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है स्टैम्प पेपर वेंडर लाइसेंस की, जिसको लेना कोई आसान बात नहीं, और अगर आसान बात है भी तो 3 साल की लंबी वेटिंग के बाद। लेकिन यहाँ पर काम आता है इंडिया का करप्ट सिस्टम। 1994 में सिस्टम को ब्रेव कर तेलगी इस लाइसेंस को केवल 3 महीने में ही पा लेता है और यहाँ से शुरुआत होती है उसके फ्रॉड बिजनेस की। अब उसकी गाड़ी चल चुकी है। सबसे पहले तो यूज स्टैम्प पेपर्स को नया बनाकर बेचते हैं, जिसकी वजह से वह 1 साल के अंदर ही 10 करोड़ रुपए बना लेते हैं। लेकिन तेलगी की प्यास अब भी इन पैसों से बुझने वाली नहीं, तो इसी वजह से तेलगी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग का काम चालू करता है। लेकिन इस बार वह सोनी के साथ ये काम नहीं करता, बल्कि अपने भाई सलीम के साथ करता है। वह नासिक के स्टैम्प पेपर ऑक्शन से एक पुरानी स्टैम्प पेपर प्रिंटिंग की मशीन खरीद कर लेकर आता है, जो कि प्रिंटिंग प्रेस पुरानी होने की वजह से डिसमेंटल कर भंगार में ऑक्शन के लिए बेच देती है। तो तेलगी उस मशीन को खरीदता है, उसको दोबारा से असेंबल करवाता है और सिस्टम में सेटिंग लगाकर पेपर और इनका जुगाड़ भी कर लेता है। अब तेलगी ने पहला फर्जी स्टैम्प पेपर बना लिया था और इनको वह गवर्नमेंट से भी ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइस पर बेच रहा था। जैसे जैसे प्रिंटिंग मशीन स्टैम्प पेपर को छाप रही थी, वैसे वैसे तेलगी की जेब भी नोटों को छाप रही थी। और उसका ये बिजनेस इतनी जल्दी ग्रो होता है कि वो 2001 में केवल कर्नाटका में ही 350 करोड़ रुपए के नकली स्टैम्प पेपर बेचता है। और केवल कर्नाटका ही नहीं, उसके पास ऐसी 20 स्टेट और थी, तो आप उसकी कमाई का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वह कितने करोड़ रुपयों में छाप रहा था। और इस वक्त तक तेलगी के पास इतना पैसा हो गया था कि उसने एक ही दिन में एक बार में जाकर एक बार डांसर पर 93 लाख रुपए उड़ा दिए थे। तो फिर क्या, तेलगी पुलिस की नजरों में काफी ज्यादा आ जाता है। जो पुलिस वाले अभी केवल तनख्वाह के रूप में रिश्वत लेते थे, वह भी अब तेलगी से हिस्सा मांगने लग जाते हैं। लेकिन तेलगी इसके लिए साफ इनकार कर देता है और वहीं से शुरू होता है तेलगी का बुरा वक्त। तो इसके बाद अलग अलग शहरों में एक के बाद एक फर्जी स्टैम्प पेपर पकड़े जाने के मामले सामने आ रहे थे और तेलगी इस गेम का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अगर इन्वेस्टिगेशन होती भी थी तो शक की सारी सुइयां आकर तेलगी पर ही रुकती थी और यही बना तेलगी के डाउनफॉल का कारण। और आपने एक कहावत तो जरूर सुनी होगी, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है वह उतनी तेजी से नीचे ही आती है। और ऐसा ही हुआ तेलगी के साथ। पुलिस तेलगी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। सबसे पहले उसके पुणे वाले प्रिंटिंग प्रेस पर छापा पड़ता है। वहां पर करोड़ों के स्टैम्प पेपर, प्रिंटिंग मशीन और रॉ मटेरियल बरामद होता है। इसके बाद एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम बनाई जाती है, जिसका नाम रखा जाता है स्टैम्पेट और SIT। ये बात जब तेलगी को पता चलती है तो वह मुंबई छोड़कर चला जाता है। कुछ समय बाद बेंगलोर पुलिस को टिप मिलती है कि तेलगी अजमेर शरीफ दरगाह पर जाने वाला है और ऐसा ही हुआ। वहां से तेलगी को अरेस्ट कर लिया गया। अब स्टैम्प पेपर घोटाले का मास्टरमाइंड जेल की सलाखों का पीछे था। इसके बाद तेलगी का नार्कोटिक टेस्ट होता है, जिसके अंदर वह काफी सारे पॉलिटिशियंस का नाम ले देता है। इसके बाद ये केस CBI के पास जाता है और वह खुलासा करती हैं तेलगी की 36 प्रॉपर्टीज का, जो कि पूरे देश भर में फैली हुई थी। इसके बाद वह उसके 100 से भी ज्यादा अकाउंट को सीज करती है, जिसमें करोड़ों में रुपये थे। साल 2006 में तेलगी को 30 साल की सजा सुनाई गई और 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई, जो कि आज तक की सबसे बड़ी सजा थी। तेलगी को एड्स, डायबिटीज और काफी सारी डिसीजेस थी। तकरीबन 11 साल जेल में बिताने के बाद तेलगी की मल्टी ऑर्गन फेलियर की वजह से मौत हो जाती है। ये थी वो स्टोरी जो हमें मीडिया या फिर टीवी बताता। लेकिन तेलगी की मल्टी फेलियर ऑर्गन की वजह से मौत हुई नहीं थी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। ऐसा कहना है तेलगी की वाइफ का, क्योंकि तेलगी करप्ट सिस्टम की पोल खोलने वाला था और कुछ ऐसे लोगों का नाम लेने वाला था। अगर वह नाम देश के आगे आ जाता तो पूरा भारत हिल जाता। तेलगी के स्टैम्प पेपर पूरे इंडिया में धड़ल्ले से इस्तेमाल किए जा रहे थे और असली और नकली स्टैम्प पेपर में फर्क पता पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अगर गवर्नमेंट इन स्टैम्प पेपर को इनवैलिड मानती, साल 1994 से लेकर 2001 तक की सारी ट्रांजैक्शंस इनवैलिड हो जाती। इसी वजह से सरकार को इन सभी स्टैम्प पेपर्स को लीगल मानना पड़ा। अब हम ये तो जानते नहीं है कि तेलगी की मौत हुई थी या फिर मर्डर, लेकिन हम यह जानते हैं कि तेलगी ने किया था 3000 करोड़ रुपए का स्कैम, जो कि आज तक का सबसे बड़ा स्कैम था। और ये स्कैम एक फ्रूट बेचने वाले ने किया था। तो नमस्कार, आज की वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारी पूरी टीम की काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारी टीम का काफ़ी ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा। तो मेरा आपसे विदा लेने का समय आ गया है। मिलते हैं फिर किसी और एक नई वीडियो में।